मूवी की शुरुआत में एक जंगल में एक कार और कैरवैन खड़ी भी होती है। उस गाड़ी में हीरो और उसकी बेटी मीरा सो रहे होते हैं। थोड़ी देर में हीरो उठता है और देखता है कि उसकी बेटी वहाँ है ही नहीं। सोते सोते सोचता है कि ये कहाँ चली गई और मीरा मीरा कहकर उसका नाम पुकारता है। चलते चलते उसको ढूंढने लगता है। थोड़ी दूरी पर उसको एक लड़की नजर आती है। वो उसको अपनी बेटी के बारे में पूछता है कि इतने में 2-3 ज़ॉम्बी उस लड़की को घेर के काट लेते हैं। तभी एक ज़ॉम्बी की छाती से ढेर सारे कीड़े निकलते हैं और उस लड़की पर गिर जाते हैं। अब वो लड़की भी धीरे धीरे ज़ॉम्बी में बदलने लगती है। हीरो पर भी बहुत सारे ज़ॉम्बी अटैक करने लगते हैं और उसी वक्त हीरो की बेटी भी उधर पहुंच जाती है और डैडी डैडी करके चिल्लाने लगती है। अब ज़ॉम्बी उस बच्ची की आवाज सुन उसकी तरफ मुड़ लेते हैं। हीरो उन ज़ॉम्बी को रोकते हुए उन्हें मार भगाकर अपनी बेटी को बचाने की कोशिश करता है और अपनी बेटी को भागने को कहता है। वो भी जंगल में भाग जाती है। अब हीरो किसी भी तरह बड़ी मुश्किल से उन ज़ॉम्बी से लड़ता है। ज़ॉम्बी उसका पीछा नहीं छोड़ रहे होते हैं। वो भाग भाग के कैरवैन के अंदर घुस जाता है। पीछे के रास्ते से कैरवैन के ऊपर चढ़ जाता है। ऊपर चढ़ने पर मालूम होता है कि जंगल के सारे ज़ॉम्बी ने उस कैरवैन को घेर लिया है। तभी मूवी का टाइटल डिस्प्ले होता है द क्लियरिंग। हीरो का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां हीरो अपनी जीप को रिपेयर कर रहा होता है। बाजू में ही उसकी वाइफ और बेटी बातें कर रहे होते हैं। बेटी बताती है कि उसके स्कूल में लीडरशिप प्रोग्राम के लिए फूलों को इकट्ठा करना है। ये सुनकर हीरो कहता है कि फूलों को इकट्ठा करने से कोई भी लीडर नहीं बन जाता। स्पोर्ट्स जंगल में अकेले मैनेज करना, डिफरेंट स्किल्स को सीखना ही एक्चुअल लीडर होता है। मैं भी अपने जमाने में लीडर हुआ करता था। तब बेटी कहती है कि क्या फूल इकट्ठा करने वाले लीडर नहीं होते। ये कहकर वो नाराज होकर चली जाती है। बेटी के सोने के बाद वाइफ हीरो से बोलती है कि अपनी बेटी के पास टाइम स्पेंड किया करो। बाद में ऐसा न हो कि वो बड़ी होकर तुमसे ही अफेक्शनेट न हो। तुम एक काम करो कि इस हफ्ते उसको जंगल ट्रैकिंग पे ले जाओ। हीरो ये कहकर मना कर देता है कि इस वीकेंड उसका अपने फ्रेंड के साथ एक प्लान है। वाइफ अब नाराज होने लगती है। हीरो उसको मनाने के लिए मान जाता है। तभी बेटी माँ बाप की सारी बातें सुन लेती है। अगली सुबह हीरो और उसकी बेटी ट्रैकिंग के लिए निकल जाते हैं। उनकी जीप एक कैरवैन से अटैच कर लेते हैं। रेडियो में न्यूज आती है कि लोग वायलेंटली बिहेव कर रहे हैं, इसकी जांच हो रही है, सभी सेफली रहिए। हीरो इस न्यूज को एक बड़ी खबर न समझकर रेडियो ऑफ कर देता है और अपनी बेटी से कहता है कि फोन मत देखो, खुशी से इस ट्रिप को एंजॉय करो। बट उस बेटी को ये दुख था कि उसके डैडी बिना इंटरेस्ट के उसको घुमाने ले जा रहे हैं। कैरवैन को जंगल में खड़ा कर हीरो सभी चीजें सेट कर रहा होता है। खाना ना खराब हो जाए इसीलिए वो एक पोटली बनाकर हवा में टांगने छोड़ देते हैं। वो अपनी बेटी से पहाड़ पे चढ़ने के लिए पूछता है पर वो मना कर देती है। फिर वो कहता है कि चलो फिशिंग करते हैं। वो उसे भी मना कर देती है। वो समझ लेता है कि उसकी बेटी कल की बात को सुनकर उससे नाराज है और उससे पूछने लगता है कि उसको क्या पसंद है। वो कहती है कि मुझे तो सिर्फ वीडियो गेम ही पसंद है। हीरो उससे कहता है कि फोन को घुमाना छोड़ो और ट्रैकिंग करते रहो। थोड़ी देर चलने के बाद भी वो बच्ची डल नजर आती है। बार बार पूछने पर कहती है कि आप मेरे साथ अपनी मर्जी से नहीं आए ना, माँ के कहने पर ही आप मेरे साथ आए हो। मुझे यहाँ रहना बिल्कुल पसंद नहीं, मुझे घर चलना है। हीरो कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम एक दिन मेरे साथ रहकर तो देखो, अगर पसंद ना आए तो मैं कल तुम्हें घर ले जाऊंगा। वो भी मान जाती है। अब दोनों फिर से चलने लगते हैं। पहाड़ के ऊपर एक टूटा हुआ घर देखकर पूछती है कि क्या हम वहाँ जा सकते हैं। हीरो भी कहता है हाँ बिल्कुल जा सकते हैं। वहाँ थोड़े घिसे हुए पत्थर देखकर वो पूछती है कि पापा ये क्या है। हीरो कहता है कि इसको जलाकर आसपास के लोगों को बताया जा सकता है कि यहाँ इंसान रहते हैं। ऐसी बातें करते हुए वो नीचे उतरकर मिट्टी में होश डालकर कुछ खेल रहे होते हैं। तभी वो लड़की माफी मांगने लगती है। हीरो पूछता है कि क्यों माफी मांग रही हो। तभी वो लड़की कहती है कि आप तो एक लड़का चाहते थे पर मैं पैदा हो गई। ये सुनकर हीरो बहुत फील करने लगता है कि उसने अपनी बेटी से कभी प्यार नहीं किया। ये बात करते वक्त वहाँ एक लेडी आती है और पूछती है कि क्या आप लोग हमारे साथ खाओगे, हमारे पास एक्स्ट्रा खाना है। दोनों मान जाते हैं। आसपास इन दोनों की तरह बहुत सारी फैमिलीज ट्रैकिंग के लिए आई हुई हैं और सभी अपना वीकेंड एंजॉय करने के लिए आए हैं। मूवी की शुरुआत के सभी ज़ॉम्बीज यहाँ नॉर्मल इंसान जैसे ही हैं। हीरो की बेटी भी वहाँ के बच्चों में अच्छी से घुल जाती है। वहाँ एक कॉर्नर में उस बच्ची ने छोटे छोटे बेबी टॉर्टोइज को देखा जो वो अपने डैडी को भी दिखाती है। ऐसे ही खेलते खेलते शाम हो जाती है। हीरो अपनी बेटी से मॉर्स कोड के बारे में बताता है जो एक ऐसा कम्युनिकेशन मेथड है जिसे दूर वाले लोगों से किया जा सकता है। वो कोड का पेपर उस बेटी के पास दे देता है। अब रात हो गई। हीरो और उसकी बेटी कैरवैन के अंदर होते हैं। बेटी अपने डैडी से बताती है कि आज जिस लड़के के साथ मैं खेल रही थी वो मुझे पसंद आ गया है, पर मुझे ये नहीं पता कि उसे मैं पसंद हूँ या नहीं। ये सुनकर तो हीरो एक पल के लिए हंसने लगता है। तुम्हें जो पसंद नहीं करता वो तुम्हारे लिए ठीक भी नहीं होगा, ये सोचकर तुम फिक्र मत करो, ठीक है बोलकर वो नॉर्मल हो जाती है। उस रात जोर की बारिश होने लगती है।
हीरो कैरवैन से बाहर ये चेक करने के लिए जाता है कि अब सब कुछ ठीक है या नहीं। जीप के डोर की विंडो ओपन करता है, जीप की लाइट ऑन कर विंडो को बंद कर लाइट ऑफ किए बिना ही चला जाता है। जीप का जो दरवाजा है वो भी सही से नहीं लगा हुआ है, पूरा भीगने की वजह से वो चेंज करके फिर से नोवेल पढ़ने बैठ जाता है। इसके नेक्स्ट सीन में मूवी का स्टार्टिंग वाला सीन दिखाते हैं। ज़ॉम्बीज़ कैरवैन को घेरे हुए चिल्लाते हुए नजर आते हैं। हीरो अपनी बेटी का नाम बुलाता रहता है, तभी एक ज़ॉम्बी उसका पैर पकड़कर खींच लेता है। फिर किसी भी तरह हीरो बड़ी मुश्किल से कैरवैन के ऊपर चढ़ जाता है। अब परेशान होने लगता है कि उसकी बेटी नीचे अकेली है, किसी भी तरह उसको बचाना ही है। वो अब तेजी से कैरवैन के अंदर चला जाता है, रिवॉल्वर ढूंढकर निकालता है, फिर बुलेट्स भी ढूंढता है। ये सब वो जल्दी जल्दी में करता है। थोड़े बुलेट्स नीचे गिर जाते हैं, सभी बुलेट्स को समेट के गन में डालकर कैरवैन के डोर के पास चला जाता है। हिम्मत जुटाकर कैरवैन का दरवाजा खोलकर सामने खड़े ज़ॉम्बी के सर पर शूट करता है। अब बुलेट की आवाज से सारे ज़ॉम्बी इसी की ओर आने लगते हैं। एक को शूट करते हुए आगे बढ़ता है और एक ज़ॉम्बी को शूट करने ही वाला होता है कि बुलेट्स खत्म होने लगते हैं। वो समझ लेता है कि ये प्लान तो फेल हो चुका है। तब सामने से आने वाले सभी ज़ॉम्बीज़ को मारकर कैरवैन के अंदर जाने की कोशिश करता है। बहुत सारे ज़ॉम्बी उसके पीछे ही होते हैं। किसी भी तरह वो कैरवैन के अंदर पहुंच जाता है, बट एक ज़ॉम्बी का हाथ दरवाजे के अंदर ही होता है। उसको समझ ही नहीं आता कि क्या करे। सामने किचन में एक चाकू नजर आने पर उसी चाकू से ज़ॉम्बी का हाथ काटकर दरवाजा बंद कर देता है। कटा हुआ हाथ कैरवैन के अंदर ही गिर जाता है, खून बह रहा होता है। ये देखकर हीरो को उल्टी आ जाती है। उस हाथ से धीरे धीरे कीड़े निकलने लगते हैं। हीरो ग्लव्स पहनकर उस हाथ को एक विंडो से बाहर फेंक देता है। तब उसको जीप की की नजर आती है। वो सोचता है कि किसी भी तरह अगर जीप तक पहुंच जाए तो बच सकते हैं। वो एक बेड के नीचे से एक लैडर निकालता है, अपने हाथ पैरों में कारपेट को टेप से बांध देता है। वो अब लैडर को जीप के पीछे डालता है। सोचता है कि अगर जीप स्टार्ट न हुई तो सीधे से चढ़कर ऊपर आ जाऊंगा, पर एक ज़ॉम्बी उस सीढ़ी से ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है। वो अब तेजी से कैरवैन से जीप की ओर जंप करता है। सारे ज़ॉम्बीज़ उसके बिल्कुल पीछे आ जाते हैं। एक ज़ॉम्बी उसके पीठ पर चढ़कर उसको बिल्कुल ही काटने वाली होती है। एक मोटा वाला ज़ॉम्बी सामने से अटैक करने वाला होता है। हीरो भी अब फुल फॉर्म में है। हर ज़ॉम्बी को धकेलकर मारकर हाथ में पकड़े हुए रॉड से सभी ज़ॉम्बी को पटक देता है। एक ज़ॉम्बी लड़की उस पर कूद पड़ने वाली होती है कि उसको तेजी से धकेलकर जीप के पीछे वाले विंडो से अंदर घुस जाता है। फुल गुस्से से ज़ॉम्बी को चकमाते हुए हीरो जीप को स्टार्ट करने की कोशिश करता है, पर जीप तो स्टार्ट ही नहीं होती। रात को वो लाइट ऑन करके रख देता है ना, इस वजह से सारी बैटरी बंद हो जाती है और इंजन भी स्टार्ट नहीं हो रहा होता है। तभी नोटिस करता है कि जीप का दूसरे साइड वाला फ्रंट डोर तो बंद हुआ ही नहीं है। द मोमेंट वो डोर बंद करता है, एक ज़ॉम्बी कूदने ही वाला होता है। उसकी तो जान में जान आए ऐसा लगा। अब उसे एहसास होता है कि ये वाला प्लान भी मेरा फेल हो जाएगा। वो सिग्नल दिखाने के लिए गन उठाकर उसमें बुलेट्स डालकर फिर से कैरवैन के अंदर जाने की प्रिपरेशन करता है और पीछे वाली विंडोज के पास जाता है, पर वहाँ तो ज़ॉम्बीज़ इसका बेसब्री से इंतजार कर रहे होते हैं। अब एक रॉड उठाकर विंडो खोलकर सामने खड़े ज़ॉम्बी के ऊपर रॉड मारते हुए बाहर आने की कोशिश करता है। एक ज़ॉम्बी उसे काटने आ रहा होता है, उसके मुंह के अंदर ही शूट कर देता है। अब तेजी से भागकर सीढ़ी से चढ़कर कैरवैन के ऊपर चढ़ जाता है। इस तरह पीछे से एक ज़ॉम्बी भी चढ़कर आ जाता है। उस सीढ़ी को भी ज़ॉम्बी पे धकेलकर कैरवैन के अंदर आ जाता है। अब उसको समझ नहीं आ रहा होता है कि क्या करूं और अपना मोबाइल उठाकर बेटी को कॉल करता है। उसका मोबाइल कैरवैन के अंदर ही बजता है। तभी वो सोचता है कि हमेशा फोन को अपने साथ रखती है, पर सही वक्त फोन उसके पास नहीं है। ये सोचकर बहुत ही फील करने लगता है। उसके पास बात करने का कोई भी जरिया नहीं है। वो खुद से बहुत दुखी हो जाता है। नेक्स्ट सीन पे दिखाया जाता है कि हीरो और उसकी बेटी जमीन पे लेटे हुए हैं, जहाँ आसमान के तारों को देख के मजा ले रहे होते हैं। इसी वक्त थोड़े ज़ॉम्बी उस बच्ची को खींचकर ले जा रहे होते हैं। ये देखकर वो नींद में से डर कर उठता है। सुबह होते ही फिर से कैरवैन के ऊपर चढ़कर अपना बाइनोकुलर निकालकर देखता है कि मेरी बेटी कहाँ है। किसी की भी नजर न आने पर चिल्लाने लगता है। अब वो रेडियो और मैप उठा लेता है। वो जिस एरिया में है उसके बाजू वाले रेडियो स्टेशन सेट करके रेडियो चालू करता है। रेडियो में बताया जाता है कि सारे बाउंड्रीज इन ज़ॉम्बी की वजह से क्लोज कर दिए गए हैं। थोड़ी देर में भूख लगने पर फ्रिज खोलकर ढूंढने लगता है। फ्रिज और शेल्फ दोनों जगह सिर्फ टिन का खाना ही नजर आता है। सारा खाना तो उसने एक पोटली में बांधकर उसी ने टांगा था। ये देखकर उसको खुद पर गुस्सा आ रहा होता है। गुस्से से कैरवैन को मारने लगता है। ये सुनकर ज़ॉम्बीज़ भी तेजी से कैरवैन को मारने लगते हैं। ऐसे ही तेजी से मारते हुए सारी चीजें नीचे गिरने लगती है। किचन का विंडो तोड़ते हुए एक ज़ॉम्बी अंदर आने की कोशिश करता है। ये देखकर हीरो शॉक हो जाता है। उस ज़ॉम्बी के मुंह पे एक मुक्का मार के एक शेल्फ का दरवाजा तोड़कर उस विंडो को ब्लॉक कर देता है, पर वो शेल्फ बहुत छोटे होने की वजह से ज़ॉम्बी को रोकना बहुत मुश्किल लग रहा था।
पर वो एक तकिया उठाकर उस विंडो पे फेंक देता है। देखता है कि ज़ॉम्बी थोड़ी देर बाद वहाँ से जा चुके हैं। ग्लास विंडो बहुत डेंजरस है, इसलिए शेल्फ के दरवाजों को विंडो पर रखकर स्क्रू डाल देता है। स्क्रू ड्राइवर न होने की वजह से एक चाकू यूज करता है, पर उससे उसके हाथों पर बहुत जख्म हो जाते हैं। अगली सुबह फिर से रेडियो उठाकर वो चेक करने लगता है। तब कोई बात कर रहा होता है कि कोई जिंदा है क्या। वो इमीडिएटली वॉकी टॉकी उठाकर कहता है कि हाँ मैं जिंदा हूँ, मेरी मदद के लिए आओ, पर उनको कुछ भी सुनाई नहीं देता। तब ये देखकर लाइन कट हो जाती है। हीरो को फिर से एक बार फेलियर का सामना करना पड़ता है। दोपहर के वक्त फिर से बाइनोकुलर लेकर वो अपनी बेटी को ढूंढने लगता है। वो अपनी कमर पर एक कपड़ा बांध देता है और कपड़े का दूसरा हिस्सा कार्बन से बांध देता है, ये सोचकर कि वो अगर नीचे भी गिर गया तो उस कपड़े की मदद से ऊपर चढ़ सके। बेटी को ढूंढने के प्रोसेस में उसे सिर्फ नए नए ज़ॉम्बी नजर आते हैं। वो जंगल के अंदर घुसने का सोचता है, तभी देखता है कि वहाँ कोई बैठा हुआ है। बाइनोकुलर से देखने पर मालूम होता है कि वो उसकी ही बेटी है, जो उससे बात करने के लिए हाथ हिला रही है। अपनी बेटी को देखकर उसके अंदर एक अलग सी एनर्जी आ जाती है। वो किसी भी तरह अपनी बेटी से बात करना चाहता है। तभी उसे वो मॉर्स कोड याद आता है। वो जल्दी से एक टॉर्च उठा लेता है। वो इशारे कर कर कहता है कि वो मॉर्स कोड शीट को उठाकर समझ लो कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। वो भी शीट रेडी रखती है। तुम सेफ ही हो ना, पूछता है। वो उसको वहीं रुकने को कहता है, पर वो सिग्नल को गलत समझते हुए हीरो के पास आने को ट्राई करती है। उसे देखकर ज़ॉम्बी उस बच्चे के पास दौड़ने लगते हैं। हीरो भी अपनी बेटी को कहता है कि यहाँ से भागो। मीरा अब जंगल में फिर से भाग जाती है। हीरो को अब अपनी बेटी को बचाना ही है। एक गोल्फ बैट को हाथ में लेकर चिल्लाते हुए कैरवेन से कूद जाता है। अब सारे ज़ॉम्बी हीरो की तरफ आने लगते हैं। गोल्फ बैट से ही सबको मारने लगता है। हर डायरेक्शन से ज़ॉम्बी घेरने लगते हैं। ज़ॉम्बी से लड़ते वक्त गोल्फ बैट लेकर ज़ॉम्बी गिर जाता है। हीरो को कुछ समझ नहीं आता कि अब मैं क्या करूं। वो कमर पे बंधे हुए कपड़े की मदद से कैरवेन पे चढ़ जाता है। चढ़ते ही वो फिर अपनी बेटी को ढूंढता है, पर वो नजर ही नहीं आती। रात में फिर से जोर की बारिश होने लगती है। हीरो विंडो के छोटे वाले होल से बाइनोकुलर की मदद से अपनी बेटी को ढूंढता रहता है। हीरो की बेटी भीगते हुए एक पेड़ के नीचे आ रुकती है। बाजू में ही उसका फेवरेट लड़का जोश आ रहा होता है। वो उसका नाम लेकर पूछती है, तभी तेजी से इसकी ओर भागने लगता है, क्योंकि अब वो भी एक ज़ॉम्बी बन चुका है। वो फिर से रोते हुए जंगल में भाग जाती है। नेक्स्ट सीन में फिर से हीरो को दिखाया जाता है, जो बाइनोकुलर की मदद से अपनी बेटी को ढूंढता रहता है। फिर रेडियो में पूछा जाता है कि क्या कोई है। हीरो टैक्सी से वॉकी टॉकी से बोलने लगता है। वो फिर से काम नहीं करता। इसकी जरूरत मुझे अब नहीं है, मेरी बेटी मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, ये सोचकर वो फिर से बाइनोकुलर से देखने लगता है। रेडियो से भी हाई वॉल्यूम की आवाजें आने लगती है। अब सारे ज़ॉम्बी फिर से कैरवेन को जोर से मारने लगते हैं। एक दो कैरवेन के ऊपर भी चढ़ चुके हैं। अब वो कैरवेन की छत पे जाता है। देखा तो दो नए ज़ॉम्बी आए हुए हैं। वो भी हट्टे कट्टे रहते हैं और उन दोनों हट्टे कट्टे ज़ॉम्बी से हीरो की हाथापाई होने लगती है। वो ज़ॉम्बी को जोर से धक्का देता है और फिर टायर्ड होकर कैरवेन के अंदर ही गिर जाता है। कैरवेन का ऊपर का दरवाजा खुला होने की वजह से उसके ऊपर बारिश का पानी गिर रहा होता है और वो उठ नहीं पा रहा होता है। अगले दिन वो कैरवेन के ऊपर बैठा हुआ होता है। खाना कम होने की वजह से ठीक से नहीं खाता। फिर सारा दिन धूप और बारिश से परेशान होकर घूमता है। इस वजह से उसकी तबीयत भी खराब होने लगती है। एक ब्लैंकेट ओढ़ के धूप बारिश का ख्याल रखते हुए अपनी बेटी को खोजता रहता है। तब एक ज़ॉम्बी एक जैकेट लेके भाग रहा होता है। वो जैकेट उसकी बेटी की ही होती है। उस जैकेट पर खून लगा हुआ होता है। उसकी एक ही उम्मीद थी, वो भी टूट जाती है। बेटी मर चुकी है समझकर रोते हुए सो जाता है। कैरवेन के अंदर खांसता रहता है। उसकी तबीयत दिन ब दिन खराब होती रहती है। तब एक बुलेट को वो नोटिस करता है। अब जी के क्या फायदा सोचकर रिवॉल्वर में गोली डालकर खुद को मारने ही वाला होता है। उसको वो सारे मोमेंट्स याद आते हैं जो उसने अपनी बेटी के साथ बिताए हुए होते हैं। ये सोचकर उसकी आंखों से ऑटोमेटिकली पानी आने लगता है। वो फिर सोचने लगता है कि अगर मेरी बेटी बच गई तो उसको कौन बचाएगा। सुसाइडल सोच के बाहर आकर वो अब पॉजिटिविटी से सोचने लगता है, ऐसा नहीं होगा। फिर भी पूछता हूँ, अगर आप ऐसी सिचुएशन में फंस जाएं और अटक जाएं तो आप क्या करेंगे? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। अच्छी बारिश हो रही होती है। बहुत सारे बर्तन कैरवेन पे रखकर उस पानी को गर्म कर पीने लगता है। सारे विंडो ग्लास के पीसेस को इकट्ठा करता है और खाने के टिन को भी जमा करता है। क्लू की मदद से वो सारे कैरवेन के टॉप पर जाकर वो ग्लास चिपका देता है और टिन को भी ऐसी पोजीशन में टांग देता है कि जिससे ज़ॉम्बी आए तो पता चल जाए, क्योंकि उसको अब ज़ॉम्बी के साथ जीने की आदत हो जाती है। ज़ॉम्बी के ऊपर ही पेशाब करने लगता है। थोड़ी दूरी पर एक पुलिस वाले की कार आकर रुकती है। वो समझ लेता है कि चलो कोई तो मदद के लिए आया, पर इतने में सारे ज़ॉम्बी उस कार की ओर जाने लगते हैं। वो कार कंट्रोल लूज करते हुए एक पेड़ से टकरा जाती है और सारे ज़ॉम्बी उस कार को घेर लेते हैं।
हीरो बहुत कॉशियस हो जाता है कि मुझे बचाने आने वाले को कुछ नहीं होना चाहिए। वो कैरवेन को टिन से मारकर ज़ॉम्बी को अपने और बुलाने का इशारा करता है, पर ज़ॉम्बी उसकी सुनते ही नहीं। अब वो कैरवेन के अंदर जाकर जो भी उसको ज़ॉम्बी को मारने के लिए मिलता है उसको उठा लेता है। एक ज़ॉम्बी उस पुलिस कार के विंडो को तोड़ देती है। अब वो पुलिस कार से बाहर आता है। ज़ॉम्बी उसका कोट निकाल देते हैं। वो किसी भी तरह बचने की कोशिश में लगा हुआ है, बट सारे ज़ॉम्बी उस पर कूद पड़ते हैं और उसे काटने ही वाले होते हैं कि पीछे से हीरो सभी ज़ॉम्बी पर फायर एक्सटिंग्विशर से हमला करता है। दोनों ज़ॉम्बी से लड़ाई करते हुए भागकर कैरवेन के अंदर चले जाते हैं। अब दोनों एक दूसरे से कैरवेन के अंदर बातें करते हैं। वो कहता है कि मैं एक पुलिस वाला हूँ, राउंड्स के लिए पहाड़ के ऊपर गाड़ी लेकर आया था। जब वापस आया तो देखा कि सब कुछ उलट पुलट हो गया है और बड़ी मुश्किल से अकेला जी रहा था। एक दिन तुम्हें कैरवेन पे खड़े देखा तो तुम्हारी ओर चला आया। हीरो पूछता है कि बीच रास्ते में क्या तुमने कोई छोटी बच्ची देखी? वो कहता है कि मैंने तो कई लोगों को देखा, पर उसमें तुम्हारी लड़की कौन है मुझे कैसे पता होगा? हीरो उसे अपनी बच्ची की फोटो दिखाकर कहता है कि क्या इस लड़की को तुमने कहीं देखा? वो कहता है कि मैंने कई लोगों को देखा, शायद किसी लड़की को भी देखा। तो हीरो कहता है कि क्या उस लड़की ने ये जैकेट पहनी थी? वो कहता है कि शायद नहीं पहनी थी। अब हीरो मैप उठाता है और पूछने लगता है कि उसने उस बच्ची को कहाँ देखा, और ऐसे ही पता नहीं कितने सारे सवाल उससे पूछने लगता है। पुलिस वाले को तो कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि क्या जवाब दूं। एक अप्रोक्सीमेट जगह दिखाकर यही वो जगह है बोल देता है। इतनी दूर वो कैसे चली गई? क्या उसके साथ कोई था? वो अपनी बच्ची को ढूंढने की हर तरह की कोशिश करता है। हर सवाल को वो पुलिस वाला एक ही अंदाज में जवाब दे रहा होता है। अब हीरो अपनी बच्ची को ढूंढने के लिए फुल ऑन कोशिश में उतर जाता है। चलो उसे ढूंढते हैं। पुलिस वाला उसे रोकता है और कहता है कि तुम्हारी फीलिंग्स मुझे समझ आ रही हैं, पर जल्दबाजी से कुछ नहीं होगा। हमें कोई ऐसा प्लान बनाना होगा जिससे हम ज़ॉम्बीज़ को चकमा देके तुम्हारी बच्ची को बचा लें। पुलिस वाला पूछता है कि क्या तुम्हारे पास कोई गन है? वो कहता है कि हाँ, एक गन है और उसमें एक ही बुलेट है। अब तुम्हें अपनी जीप को स्टार्ट करने की कोशिश करनी होगी। बट हीरो कह देता है कि वो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, उसकी बैटरी चार्ज नहीं है और बिल्कुल ही खत्म हो चुकी है। हमें इस ज़ॉम्बी से बचने का कुछ न कुछ तो जरूर सोचना पड़ेगा। हीरो कहता है कि जो भी हो पहले हम यहाँ से निकलेंगे, बीच रास्ते में सोच लेंगे कि क्या करना है। पुलिस वाला कहता है कि तुम जल्दबाजी में हो, ऐसा करने से कुछ नहीं होगा। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो तुम्हारी बेटी को कौन बचाएगा? पहले कुछ खा लेते हैं फिर सोचेंगे। टिन में रखा हुआ बाकी का खाना पुलिस वाला बड़े मजे से खा रहा होता है और आवाजें भी करने लगता है। ये देखकर हीरो को बहुत इरिटेशन होती है और गुस्सा आता है। पुलिस वाला पूछता है कि क्या उसके पास और खाना है? वो कहता है कि सारा खाना मैंने एक पोटली में बांधकर टांग दिया है। पुलिस उसे कैरवेन के टॉप पर ले चलता है। मैं एक रस्सी बांधकर उस पेड़ पे फेंकता हूँ, क्या तुम इस तरह से रस्सी पकड़ लोगे? हीरो पुलिस वाले को देखकर चिढ़ता है और कहता है कि तुम्हें देखने पर ये मालूम नहीं होता कि तुम शक्तिशाली हो। वो कहता है कि मेरे बारे में अभी तुमको मालूम ही क्या है? ये सुनकर हीरो को और भी गुस्सा आ जाता है। वो कहने लगता है कि तुम्हें मेरी बच्ची की पड़ी नहीं है, सिर्फ खाने की पड़ी है। ये सुनकर पुलिस वाला उसको झूठा दिलासा देके कहता है, देखो अब शाम हो चुकी है, थोड़ी देर में अंधेरा हो जाएगा, अब सोकर सुबह सोचेंगे कुछ प्लान के बारे में। हीरो कहता है कि मेरी बेटी सिर्फ 10 साल की है, वो भी बिल्कुल अकेली। मैंने तुम्हारी जान बचाकर तुम पर एहसान किया है, इसके बदले में तुम्हें मेरी हेल्प करनी चाहिए। तभी पुलिस वाला कहता है कि मुझे किसी की हेल्प करने की जरूरत नहीं है, बेहतर ये होगा कि तुम तुम्हारी हद में रहो। थोड़ी देर में पुलिस वाला माफी भी मांगने लगता है। देखो मुझे भयानक सिरदर्द था इसलिए ऐसा बोल दिया, कुछ सीरियस मत होना। अब हीरो को ये डाउट होने लगता है कि इसको देखने पर पुलिस वाली फीलिंग तो आ ही नहीं रही है। पहले ये कौन है मुझे पता करना होगा। रात को दोनों सोने लेट जाते हैं। हीरो पुलिस वाले को देखने लगता है। वो गहरी नींद में सो रहा होता है। उसकी गन उठा के चेक करता है, उसमें कोई बुलेट ही नहीं होती। अब वो उसके पर्स को उठाने की कोशिश करता है। उस पर्स में किसी और की फोटो होती है। अब ये समझ जाता है कि ये पुलिस वाला नहीं है, ये कोई और है, शायद कोई चोर। पर्स रखने से पहले ही चोर नींद से उठ जाता है। अब दोनों के बीच में झगड़ा होने लगता है। एक पॉइंट में हीरो उस आदमी को धकेल कर उसके पैर में एक चाकू ही चुभा देता है। वो आदमी दर्द के मारे दूसरे पैर से हीरो के मुंह पर लात मारता है। अब हीरो बेहोश हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हीरो के दोनों हाथ हथकड़ी से बंधे हैं और उसे कैरवेन के ऊपर टॉप पर ले जाता है। उसका प्लान है कि वो हीरो को ज़ॉम्बी में धकेल दे। हीरो को अब होश आ जाता है। कैरवेन के टॉप पर ही हीरो और वो आदमी झगड़ने लगते हैं। अब वो हथकड़ी उस आदमी के हाथ में भी बांध देता है। झगड़ते झगड़ते हीरो उस आदमी को कैरवेन से नीचे धकेल देता है। ज़ॉम्बी धीरे धीरे उसको काट लेते हैं। अब वो उस हथकड़ी को काट कर कैरवेन के अंदर चला जाता है। नेक्स्ट सीन में एक लड़की जंगल में बिना डर के चलती रहती है। हीरो आंख खोलकर देखता है तो कैरवेन के अंदर उसकी बेटी खड़ी है जो ज़ॉम्बी बन चुकी है। उसको उसकी बेटी के बारे में ऐसे सपने आने लगते हैं। कैरवेन के ग्लासेस टूटने की आवाज से वो नींद से उठकर बैठ जाता है। देखा तो किचन की विंडो पर एक पेड़ गिरा पड़ा है और उस छेद से सारे ज़ॉम्बी अंदर आने लगते हैं। किसी भी तरह वो ज़ॉम्बी से फिर से लड़ने लगता है।
पर एक दो ज़ॉम्बी ऑलरेडी अंदर आने वाले होते हैं। वो गैस ऑन करके लाइट करता है जिससे वो सारी जगह ही जल जाती है। नेक्स्ट सीन में हीरो को दिखाया जाता है जो एक बेडशीट ओढ़कर बैठा हुआ है। सुबह उठकर देखा तो कैरवेन पर एक पेड़ गिरा हुआ है जिसमें से एक बैटरी बाहर गिरी पड़ी है। घूमकर देखता है तो वहाँ दूर पहाड़ से स्मोक आ रहा होता है। वो सोचने लगता है कि ये तो मेरी बेटी को सिखाई हुई ट्रिक है, शायद मेरी बेटी उस पहाड़ पर हो सकती है। अब उसे अपनी बेटी से मिलने के लिए बहुत सारे आइडियाज आने लगते हैं। रात होते ही कैरवेन से गिरी बैटरी निकालकर वो जीप में लगाने का सोचता है। एक छोटा सा रास्ता बनाकर कैरवेन के नीचे से जीप की ओर जाता है। ज़ॉम्बी का ध्यान भटकाने के लिए वो सिग्नल वाली गन दूसरी डायरेक्शन पे मारता है। प्लान के अनुसार सारे ज़ॉम्बी उस तरफ भाग जाते हैं। अब वो बैटरी लेकर कैरवेन के अंदर जाता है। जैकेट पहनकर कार की उठाकर बाहर जाने के लिए बिल्कुल रेडी होता है। उसी वक्त एक जला हुआ ज़ॉम्बी उसके पीछे से उस पर वॉर करने लगता है। अब वो गन की मदद से उस ज़ॉम्बी को मार देता है। अब उस गोली की आवाज से सारे ज़ॉम्बी एक एक करके अंदर आने लगते हैं। अब वो कैरवेन के टॉप पर पहुंचकर जीप की तरफ कूदने का ट्राई करता है। एक ज़ॉम्बी उसके बिल्कुल ही पीछे होता है। वो जैकेट निकालकर डायरेक्टली कार के अंदर खुद को बंद कर लेता है। बैटरी कार में सेट करके कार की ढूंढता है। एज यूजुअल उसका बैड लक तो देखिए, उस कार की उस निकले हुए जैकेट में होती है। वो चाकू की मदद से कार को स्टार्ट करने की कोशिश करता है। अब लक उसके साथ है, कार स्टार्ट भी हो जाती है। फिर भी एक ज़ॉम्बी उसको ठीक से कार चलाने नहीं देता। उसको धकेल कर कार चलाता है पर कंट्रोल लूज करके एक पेड़ में टकरा जाता है। फिर सारे ज़ॉम्बी उसको घेर लेते हैं। सबको चाकू से चुबाकर सिग्नल वाली गन की मदद से फिर से कैरवेन की ओर भागने लगता है, पर सारे ज़ॉम्बी बहुत नजदीक आकर उसको घेर लेते हैं। अब उसको मालूम हो जाता है कि वो बच नहीं पाएगा। किचन में रखे हुए गैस सिलेंडर को ऑन करके उसे शूट कर देता है। एक बड़े ब्लास्ट में सब उड़ जाता है। कुछ देर बाद देखा तो हीरो को होश आता है। उस पर 2-3 ज़ॉम्बी मरे पड़े हैं। उन सबको हटाकर बाहर आता है। देखा तो कैरवेन के भी पीसेस हो चुके हैं और वो जलकर राख हो चुकी है। अब वो उस स्मोक को फॉलो करते हुए उस पहाड़ पे चढ़ता है। कई दिन हो जाते हैं, चलता रहता है। फाइनली वो उस स्मोक की जगह पहुंचता है। उसने जैसा सोचा था उसकी बेटी वहीं बेहोश पड़ी हुई होती है। वो मीरा मीरा चिल्लाता है। धीरे धीरे उसको होश आने लगता है और वहाँ पर दोनों मिल जाते हैं। और यहाँ ये मूवी खत्म होती है। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।